So good morning everyone. First of all, congratulations on clearing your prelims. जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए 50 डेज़ लेफ्ट हैं। तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको इन 50 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि आप अपने जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने एग्ज़ाम में, और एक रोड मैप देना है कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है आने वाले कुछ दिनों में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, व्हाट टू डू नाउ। 50 डेज़ बचे हैं, तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसमें पहला आता है कि सबसे पहले हमारा स्वॉट एनालिसिस आता है। स्वॉट एनालिसिस का एक पार्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना कि आपका प्रिपरेशन लेवल अभी क्या है, मीन्स किस लेवल पे आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, राइट। कौन से सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, GS1 से लेकर GS4, फिर GS5-6, ठीक है। 5-6 में कितना कर लिया है, फिर हिंदी एंड ऑल। तो इन सब चीज़ों में से आपने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरी चीज़ आती है कि आपका वीक एरियाज़। तो वीक एरियाज़ में क्या क्या हैं, तो आपके कौन से हैं। तो मोस्टली जो जनरल ट्रेंड है कि वीक एरियाज़ क्या रहते हैं लोगों के, हिंदी, एथिक्स एंड GS6। तो मोस्टली यही चीज़ें वीक एरियाज़ में आती हैं। किसी किसी का एसेस भी रहता है, जो लोग जिससे डरते हैं एसेस वगैरह से भी। तो ये मेन चीज़ें हैं। लोग मोस्टली जिन भी एस्पिरेंट से बात होती है वो यही कहते हैं कि GS6 कंप्लीट नहीं है, एथिक्स नहीं है एंड हिंदी नहीं है, ठीक है। तो आपको उसके बाद जो है करना है, क्या करना है कि वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीशन पे, जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशन लेवल, तो उसी से ही सिलेबस कंप्लीशन का पता लग जाएगा आपको कि आप कितने पानी में हैं और कितनी चीज़ें आपने कवर करनी है अभी, राइट। तो पहला फेज़ तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा आता है कि अभी आपके पास टाइम है कितना, राइट। फुल टाइमर्स के पास तो लगभग 40 और डेज हैं, राइट। एंड जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपना देख सकते हैं कि उनके पास कितना टाइम है बचा हुआ। मीन्स इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उनके जो ऑफिस आवर्स को हटाकर इफेक्टिवली कितना टाइम उनके पास शेष है जिसमें वो अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टाइम इन हैंड, इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलना है क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, तो टाइम वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास एक्चुअली में टाइम है कितना। तो उस हिसाब से आपको एक टाइमलाइन डिसाइड करनी है। टाइमलाइन डिसाइड करनी है कैसे, कि टाइमलाइन का बेसिक फंडा क्या है कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है कि कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कौन सी चीज़ों से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किस फेज़ में आकर टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसके बाद कब और कहाँ खुद को एवेल्यूएट करवाएंगे, एक्सेट्रा, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करके चलना है। इसके अलावा आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, आप सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देंगे या फिर किसी स्पेशल सब्जेक्ट को मोस्ट ज़्यादा टाइम देंगे अपना। तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटजी अपनानी है और सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एलिफेंट्स इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मीन्स जो सबसे ज़्यादा मीन्स डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं एग्ज़ाम में, वो मोस्टली होते हैं हमारे सही एलिफेंट इन द रूम एंड जो किंग मेकर्स हैं वो यही लगा लो कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं आपको करने में, ठीक है, मुश्किल, और जो आपका रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा हिंदी का पेपर। हिंदी में मोस्टली क्या करते हैं लोग, मोस्टली इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, बट बिलीव मी ये आपका किंग मेकर साबित हो सकता है अगर आपने इस पेपर में अच्छे से कर लिया। क्योंकि लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था 2022 का, उसमें कई लोग थे जो सिर्फ हिंदी की वजह से बाहर हुए। उनके जीएस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, बट हिंदी की वजह से उनका एग्ज़ाम रुका, राइट। तो हिंदी को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। दूसरी चीज़ आती है तुम्हारा GS6। GS6 ऐसा पेपर है जिसमें आपको क्या करना है कि आप जनरलाइज जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं लिख सकते वहाँ पे। आपको स्पेसिफिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए जिससे आपके वहाँ पे मार्क्स बने। तो
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास प्रॉपर कंटेंट रेडी हो उस चीज़ GS6 का, जिससे कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में एज मिल सके। तीसरी चीज़ है हमारा एथिक्स। एथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एज ली जा सकती है। एथिक्स में आंसर लिखने का एक तरीका होता है जो कि GS के तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। तो जिसने इस चीज़ में महारत हासिल कर ली वो ईजिली अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ को भी हमें हल्के में नहीं लेना है एथिक्स। तो ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। इसके बाद जो आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना और उन पे भी ध्यान देना है। तो फिर ये चीज़ें हमने अब तक डिस्कस करी कि व्हाट टू डू। अब इसके बाद आता है कि हमें क्या नहीं करना है आगे अपनी प्रिपरेशन के फेज़ में, क्या नहीं करना है। तो प्रिपरेशन के फेज़ में अब इसके बाद होता है क्या नहीं करना है। तो इसमें लोग सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो बचे हुए दिन है ना, उसमें मैंने देखा है कि लोग ये करते हैं कि उनके पास परफेक्ट नोट्स हों। नो परफेक्ट नोट्स, राइट, कि देयर आर नो परफेक्ट नोट। परफेक्ट नोट जैसा कुछ नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक के लिए अपने 3-3 4-4 पेज लगाते हैं और उन्हीं को उन नोट्स को परफेक्ट करने के चक्कर में अपना सिलेबस और टाइमलाइन से दोनों से डेविएट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या पॉलिसी अपनानी है, 1 पेज 1 नोट की पॉलिसी, राइट। 1 पेज 1 नोट की पॉलिसी। इसमें क्या करना है आपको कि एक पेज आप सपोज ये, इसमें वो करना है एक उस पेज को ऐसे कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी टॉपिक है आपका यहाँ पे टॉपिक आएगा, उसके बाद आपके उसकी डेफिनेशन आएगी, डाटा आएगा, देन पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव्स आए, एग्जाम्पल्स आए, गवर्नमेंट स्टेप्स आएंगे, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, राइट। तो ये चीज़ें आपको ऐसे करके नोट्स बनाने हैं। अब वो टाइम गया कि आप 3-4 पेज के नोट्स बनाएं। ऐसे वैसे 3-4 पेज के नोट्स बनाना रिकमेंडेड भी नहीं होता है, तो आपको वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले परफेक्ट नोट्स से हट के अपने शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाने हैं जो कि सिर्फ आपको समझ में आए। और एग्ज़ाम से जब 1-2 दिन पहले जब भी होता है, तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप उनको रिवाइज़ कर सकें मल्टीपल टाइम्स, राइट। रिवाइज़ कर सकें मल्टीपल टाइम्स, तो उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखो जब क्या होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो जो बीच में एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में जो गैप मिलता है हमें, वो काफ़ी कम होता है। तो उसमें फिर समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को छोड़ें। तो आपको उस हिसाब से अपने नोट्स को मीन्स कैलिब्रेट करना है, उस हिसाब से बनाने हैं आपके नोट्स कि आपको जो लिमिटेड टाइम मिलेगा ना वहाँ पर, उसमें उस टाइम में आपका जो सिलेबस है वो एक बार गो थ्रू हो जाए जल्दी-जल्दी, तो उस हिसाब को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज़ की तरफ नहीं भागना है। आई नो कि उत्तराखंड के लिए कोई पर्टिकुलर सोर्सेज़ नहीं है, बट जो भी अवेलेबल है आप बिलीव मी उससे ही आप चीज़ें कर सकते हैं। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उससे ही आप अच्छे से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उन चीज़ों को जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका यूज़ अच्छे से करें, राइट। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि लास्ट तक अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मीन्स अस्त्र शस्त्र मीन्स यहाँ पर आपके नोट्स आ गए, तो नोट्स को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और लास्ट टाइम पे क्या होता है जब उनको यूज़ करने की बारी आती है नोट्स को, तो एग्ज़ाम में वो बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर लिखते हैं और जो उनके नोट्स होते हैं वो वहाँ पे काम नहीं आते हैं। तो इसीलिए जो अवेलेबल है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उन चीज़ों को यूज़ करना सीखिए। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं चाहे जहाँ से मिल रही हैं उनको आंसर राइटिंग में उतारने की कोशिश करिए, अपने आंसर्स में उतारने की कोशिश करिए, ताकि पता तो लगे कि जो आपने नोट्स इकट्ठा करे हैं, जो भी आपके पास हैं ऑलरेडी अवेलेबल, उससे आप उनको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। तो जो आपके पास है वही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो उससे बिलीव मी कि उससे भी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार मैंने देखा है कि लास्ट टाइम जब काफ़ी ऐसे लोग थे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लिमिटेड चीज़ों से ही अपना क्योंकि उनका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा था, उन्होंने लिमिटेड सोर्सेज से ही लिमिटेड चीज़ों को लेके ही वहाँ पर काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आता है प्रोक्रास्टिनेशन। अब कई लोग होते हैं जो आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब प्रोक्रास्टिनेशन का टाइम गया, अगर आपने प्रोक्रास्टिनेशन करा तो ये लगा लीजिए कि आपको आपने जो ये आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है मेंस में परफॉर्म करने का, वो आप लूज़ करोगे और फिर रिग्रेट करोगे और अगली साइकिल का कोई भरोसा नहीं है। ऑल्दो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि
कैलेंडर जारी किया है कि चीज़ें आएंगी, बट नो वन कैन से दैट कि ये चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, राइट। तो जो आपके पास अभी मौका मिला है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करो और प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। दूसरा, लोग क्या करते हैं अभी इस पीरियड में, हेल्थ को इग्नोर करते हैं और एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा टाइम अपने हेल्थ के लिए, थोड़ा रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, ताकि एंजाइटी रिलीज़ हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, अपने खाने पीने का ध्यान देना है, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में और हेल्प मिल सके, राइट। अब इसके बाद आती है आपकी स्ट्रैटेजी। तो एक्चुअली में करना क्या है, ये तो बता दिया कि मीन्स आगे पिछली स्लाइड्स में कि क्या करना चाहिए, बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो पहली स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट है कि बिलीफ, कि भाई 50 डेज में भी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। 50 डेज में चीज़ें पॉसिबल हैं। पिछले बैच के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी 50 डेज से कम में भी ये चीज़ें करी हैं, तो आप भी कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिन्होंने इतने कम टाइम होने के बावजूद भी वो चीज़ें करी हैं, तो आप लोग भी आराम से कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अपने आप पे सबसे पहले बिलीफ रखना है कि चीज़ें अभी भी हो जाएंगी, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी नोट मेकिंग वही जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप चीज़ें बनाइए, ठीक है। 1 पेज 1 नोट, ताकि जो जब रिवीजन का टाइम आए तो वो इजी और हैंडी हो आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आता है रिवीजन। जो आपके नोट्स बन रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका रिवीजन लगातार करते रहिए। उसके लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट अलॉट कर दीजिए, ठीक है। डेडिकेटेड शॉट अलॉट कर दीजिए कि इस फेज़ में भाई इस टाइम में, दिन के इस टाइम में मैं रिवीजन करूँगा इस चीज़ का। उसके बाद आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आंसर राइटिंग। इस चीज़ का महत्व जितना बोलो उतना कम है, बट लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो भी किसके चलते, अपने प्रोक्रास्टिनेशन के चलते, अपनी लेथार्जी के चलते, अपनी स्लगिशनेस के चलते, ठीक है, और अपने लैक ऑफ डेडिकेशन के चलते। तो भाई जो आंसर राइटिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पूरी प्रोफेशन के फेज़ में। जो इन 50 दिन में आंसर राइटिंग अच्छे से कर लेगा, बिलीव मी, उसका नाम इंटरव्यू के लिए आएगा, अच्छे से आएगा। बट प्रोवाइडेड कि आपको डेली करनी है आंसर राइटिंग, डेली मिनिमम 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम करने ही करने हैं, ठीक है। इससे आप एक हैबिट बनाओ लिखने की, क्योंकि क्या होता है, मैंने कई बार कहा है कि आंसर राइटिंग को ऐसे समझो, आंसर राइटिंग एक मीन्स गाड़ी और बाइक चलाने के समान है। अगर आपको चीज़ें आ गई करनी है, आपको गाड़ी और बाइक चलानी आ गई, तो वो आपकी मसल मेमोरी फीड हो जाता है। मसल मेमोरी फीड होने के कारण क्या होता है कि जब कभी आप, मान लो आपको जो रास्ता नहीं पता है बट आपको बाइक चलानी आती है, तो आप कुछ ना कुछ करते हुए उस रास्ते को मैनेवर कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे। बट क्या है कि आपको बाइक चलानी नहीं आती है और बिल्कुल प्लेन रोड भी हुआ, तो आप वहाँ पर नहीं चला पाओगे और उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो सेम थिंग इज़ विद आंसर राइटिंग। इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इफ़ यू हैव आंसर राइटिंग स्किल्स, देन आप आराम से उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर जाओगे जो आपको, जिनके बारे में आपको कंटेंट नहीं पता है और जिनके बारे में आपको फैक्ट्स मतलब ढंग से नहीं पता है चीज़ें। तो आप अपने स्ट्रक्चरिंग के दम पे, अपने आंसर राइटिंग के दम पे उस आंसर में भी अच्छे खासे एवरेज मार्क्स ले आओगे, ठीक है। वही चाहिए होता है, हमें एवरेज परफॉर्म करना होता है सब पेपर्स में, ठीक है, जिससे कि हमारा जो एक नेट स्कोर होता है वो अच्छा चले जाता है, राइट। तो वही आंसर राइटिंग हमें इसमें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आंसर राइटिंग को। उसके बाद आता है, हाँ, उसके बाद आता है कि अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है इतना आंसर राइटिंग का, तो उनके पास एक और ऑप्शन है कि स्क्रिबलिंग करने का। स्क्रिबलिंग कैसे करते हैं? स्क्रिबलिंग मीन्स कोई भी टॉपिक मिला आपको, कोई भी क्वेश्चन मिला, उसमें क्या करना है, आपको फुल फ्लेज्ड सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ठीक है। फुल फ्लेज सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना है कि इंट्रो में आप सोचेंगे, कोई क्वेश्चन मिला, आप सोचेंगे उसमें कि इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, तो सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए, हाईलाइट करिए। फिर जैसे आप मीन्स प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग रहेगी आंसर्स की, स्ट्रक्चर पूरा रहेगा, बट आपको पूरे जो वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। तो उसमें जल्दी आपको, मतलब मान लो अगर आंसर राइटिंग में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो 5 मिनट में आपकी चीज़ें हो जाएंगी चीज़ें। बट ये मैं सजेस्ट उनके लिए करूँगा जो सिर्फ, जिनके पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, और जो अभी भी जॉब में प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो स्क्रिबलिंग के थ्रू अपना आंसर्स कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक्टिव रिकॉल होता है,
दूसरा हमारी आंसर राइटिंग की हैबिट और स्ट्रक्चरिंग की हैबिट बनी रहती है, राइट। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीयर रिव्यू एंड सेल्फ रिव्यू, क्योंकि आप हर बार मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे पैसे दे के आप चीज़ें रिव्यू करवाएं। आप आपस में भी ये रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मान लो कोई फ्री में करवा रहा है या फिर कोई आपको मीन्स आपका कोई पेयर ग्रुप है, अगर वहाँ पे आप डेली बेसिस पे चीज़ें कर रहे हैं, तो एक पीयर रिव्यू का एक माहौल बनाइए, एक पीयर रिव्यू का माहौल बनाइए, ताकि जो दूसरा है वो आपकी कमियाँ निकाले आंसर्स में, और उन कमियों को आपको पॉजिटिवली लेना है। ऐसा नहीं कि आप उससे डिस्करेज होकर बैठ जाएँ और बोलें कि यार नहीं हो पा रहा है मेरे से। उसको पॉजिटिवली लें और नेक्स्ट आंसर्स में उनको इम्प्रूव करके वो आंसर्स फिर से लिखें, राइट। और इसके बाद आता है सेल्फ रिव्यू। अगर आप इन केस आपके पास कोई पीयर ग्रुप नहीं बन रहा है, तो आप उस चीज़ को सेल्फ रिव्यू भी कर सकते हैं दूसरे के आंसर्स को देखकर। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मैं आंसर राइटिंग पे ही करना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपको अभी जो भी काम है सब छोड़ दो। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं हो रही है उसको भी छोड़ो, अगर नहीं मिल रहा है जिस दिन टाइम, मान लो किसी भी कारण, बट आंसर राइटिंग बिल्कुल मत छोड़ना। आंसर राइटिंग इज़ द की। तो आंसर राइटिंग को ही करना है। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है? टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जो एक 3 घंटे का जो स्लॉट होता है हमें, उसमें डेडिकेशन चाहिए होती है, उसमें आंसर राइटिंग स्पीड का जो हमें मीन्स नापना होता है कि हम सही जा रहे हैं, कितने पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ भी आपको लेके चलनी है कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको वो चीज़ें एनालाइज़ करनी है खुद के बारे में। तो ये टेस्ट सीरीज़ मैं तो कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, बट उससे पहले आप आंसर राइटिंग की हैबिट डालिए। 1 हफ्ता, कम से कम 1 डेढ़ हफ्ता आप आंसर राइटिंग की हैबिट डालिए, और फिर उस फेज़ में जाइए जहाँ पे आप 3 घंटे के स्लॉट में चीज़ें लिख पाएँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे लिखना है, और 3 घंटे ही लिखना है। 3 घंटे में आपकी मेंटल कंडीशन क्या होती है, उस चीज़ की जितनी आदत डालेंगे आप, जितना अपने बॉडी को, अपने हैंड्स को, अपने माइंड को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, उतना ही आपको जो डी डे है, डी डे वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज़ भी लगा लेना एक, बट पहले आंसर राइटिंग की आप एक हैबिट बनाइए, और विदाउट एनी एक्सक्यूज़ एक हैबिट बनाइए और उस पर काम करिए। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। आपने जो भी प्लान डिसाइड करा है, मान लो वीकली प्लान डिसाइड करा है या फिर मंथली प्लान डिसाइड करा है, मंथली तो अब कितने दिन ही रह गए हैं, बट जो वीकली प्लान है, जो डेली प्लान है, उसको रिव्यू करिए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, कि आपने वो टारगेट्स अचीव करे कि नहीं करे, ठीक है। इससे आपकी जो प्रोग्रेस है वो गॉज होती रहेगी, और आप एक जो टाइमलाइन आपने शुरू में डिसाइड करी थी उसके हिसाब से आप चलते रहेंगे, और प्रिपरेशन विल गेट स्मूदर। तो ये चीज़ भी आपको मैंडेटरीली करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने हेल्थ का बता ही दिया है कि हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो आपकी प्रिपरेशन उससे बूस्टअप होगी। अब ये नहीं कि आप दिन में सिर्फ पूरे दिन में आप सिर्फ 2 घंटे 3-4 घंटे ही सो रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो लॉन्ग रन में ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी, और फिर आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे इस पर असर पड़ेगा। तो हेल्थ एंड स्लीप साइकिल्स का भी ध्यान दीजिए। तो यही था। इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि चीज़ें कवरेज करना, कैसे करना। तो PYQ एनालिसिस के बेस पे आपको चीज़ें कवरेज करनी है कि किस टॉपिक से कितना डीप पूछ रहा है, वो चीज़ें आपको करनी है। दूसरा क्या, कि जो कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, हाई वैल्यू टॉपिक्स होते हैं जो भी, वो आपको करने ही करने हैं। वो PYQ बेस पे ही आपको पता चलेंगे कि ये टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे GS6, अब GS6 में टूरिज्म पूछेगा ही पूछेगा, वो GS6 में डिजास्टर मैनेजमेंट पूछेगा ही पूछेगा, एग्रीकल्चर पूछ रहा है। तो हर बार जब यही टॉपिक्स आ रहे हैं तो आप इनको प्रिपेयर करिए अच्छे से। इन पे ज़्यादा नहीं, आपको 4-4, 5-5 पॉइंट बस होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे जब होता है एग्ज़ाम, तो ये 4 पॉइंट ही याद आएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आप फिर 10 पॉइंट बना रहे हैं और 10 पॉइंट को फिर आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं आएगा याद वहाँ पे। सिर्फ 4-5 पॉइंट उन्हें रटते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये 4 पॉइंट ही आपको वहाँ पे एज दिलाएंगे, और वही याद आएंगे जब पैनिक होता है, एंजाइटी होती है वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर में। तो जो आपने अच्छे से कंठस्थ की होती हैं फैक्ट्स और चीज़ें, तो वही वहाँ पे याद आएंगी आपको। तो इसीलिए जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और वो PYQ के बेसिस पे।
राइट। तो इसी के साथ मैं ये चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा और अगेन एम्फेसिस करूँगा कि आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आंसर राइटिंग विल मेक यू और ब्रेक यू। अगर आंसर राइटिंग इग्नोर करेंगे तो ब्रेक करेगा आपको, नहीं तो आपकी लाइफ बना देगा। तो आंसर राइटिंग करने ही करने हैं भाई, ठीक है। तो फिर लास्ट में ऑल द बेस्ट, और चीज़ें करते रहिए जैसा बताया गया है। अगर आपका कुछ प्लान है तो उसे फॉलो करिए, नहीं है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। प्लान मीन्स चीज़ें आपको प्लान खुद ही करनी पड़ेंगी, बट इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। लास्ट उसके बाद मीन्स ये एक कोट है जो कि आंसर राइटिंग को मीन्स सब्सटेंशिएट करेगा कि जो भी मीन्स प्रैक्टिस में ज़्यादा स्वेट करता है वो वॉर में कम ब्लीड करेगा। तो वही कि जो आंसर राइटिंग अच्छे से करेगा, जो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, वो वहाँ एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, और यही उसकी सक्सेस का राज होगा फिर। तो ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट और करते रहिए चीज़ें।